आज हम लोग पढ़ाई जनरली रूप से देखा जाए तो पढ़ाई करेंगे आरबीआई से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके हम लोग आराम से देख लेंगे। सबसे पहला सवाल यह बनता है कि आरबीआई किस एक्ट के ज़रिए बना, क्या है, कंडीशन नहीं है। तो आरबीआई जो एक्ट की यदि हम लोग बात करें तो यदि पूछा जाए कि आरबीआई किस एक्ट के ज़रिए बना तो 1934 एक्ट के ज़रिए आरबीआई की स्थापना हुई है, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाए आरबीआई का सुझाव किसके द्वारा दिया गया तो आरबीआई का सुझाव सबसे पहले जो दिया गया था वो रॉयल कमेटी के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना। लेकिन बाद में रॉयल कमेटी का नाम चेंज कर दिया गया और बाद में एक नया नाम रखा हिल्टन कमेटी। तो दोनों सवाल याद रखना कि जो आरबीआई जो बना है, मोबाइल साइलेंट कर लो, आरबीआई जो बना है वह किस कमेटी के द्वारा तो रॉयल कमेटी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए 1934 में कौन सी कमेटी काम कर रही थी तो हिल्टन कमेटी। यदि पूछे कि हिल्टन कमेटी का पुराना नाम क्या है तब तो आप क्या कह देंगे रॉयल कमेटी, ठीक है। एक्ट बनाया और यह आरबीआई इस एक्ट के जरिए आरबीआई को स्टेबल किया गया कब 1935 में, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाए कि आरबीआई वर्क करना कब से शुरू किया तो तीन तरह के सवाल हैं। आरबीआई एक्ट बना हिल्टन कमेटी के जरिए 34 में, ये स्टेबल हुआ 35 में और काम करना यह आरबीआई जो शुरू किया है वह 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष जो होता है, आरबीआई का जो वर्ष होता है वो क्या होता है तो भाई स्टेबल कब हुआ है। इसलिए आरबीआई डे भी मनाते हैं 1 अप्रैल को, ध्यान रखना। तो इसका जो वर्ष जो होता है वह होता है अप्रैल टू मार्च, ध्यान रखना। यदि पूछा जाए आरबीआई का जो वर्ष होता है वो कब से कब होता है तो अप्रैल में शुरू हुआ था और मार्च में क्या हो गया, दूसरा सेशन फिर से इसका आरबीआई शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो आरबीआई जब स्टेबल हुआ तो कोई तो बंदा हेड बनेगा, कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा। तो उस समय जो अध्यक्ष बना ब्रिटिश के कब्जे में था, ठीक है। तो यह जो बना था उसका नाम था ऑसबॉर्न, ठीक है। स्मिथ भी, या तो स्मिथ याद रहे, ऑसबॉर्न स्मिथ भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जब आरबीआई स्टेबल हुआ था तो उस समय पूर्ण रूप से लगभग ब्रिटिश के कब्जे में था। इसलिए स्टार्टिंग में यदि पूछा जाए कि आरबीआई क्या प्राइवेट संस्था थी या सरकारी संस्था तो यह एक प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य करना क्या कर चुका था, शुरू कर चुका था। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं और क्या कंटेंट, इससे काफ़ी लंबा है इसलिए बड़े आराम से हम लोग एक एक चीज़ देखते जाएंगे। अब इसके बाद यह पूछा जाता है कि जो आरबीआई है स्टार्टिंग में यह एक प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य करता रहा, लेकिन भाई बदलाव तो आएगा क्योंकि भारत 1947 में भारत आज़ादी मिल चुकी है। तो जब आज़ादी मिली है तो लगभग पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया। तो ये पूछा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो क्या आरबीआई के गवर्नर ब्रिटिशर्स ही थे? नहीं, तो आरबीआई के गवर्नर चेंज हो चुके थे और उनका नाम है, पूरा नाम नहीं याद रखना है, सीडी देशमुख या देशमुख के नाम से याद रखना, ना ऐसे रखना देश का मुख, कॉमन सी यदि आ जाइए, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें तो आरबीआई जो है आज़ादी के बाद इसके अध्यक्ष जो है जिसे हम लोग गवर्नर के नाम से जानते हैं वह चेंज हो चुके थे, उनका नाम था सीडी देशमुख। क्लियर है। समय बढ़ता गया, सरकार बदलते चले गए और सरकार ने जितना भी पावर है बैंक से रिलेटेड जितने पावर हैं
कौन सा बैंक खत्म होगा, कौन सा बैंक बनेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, सभी पावर किसको दे दिया? आरबीआई को। और हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में ही इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो बनाया गया था महाराष्ट्र का मुंबई, इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? सरकार क्या किया भाई, 1949 में आरबीआई को सभी प्रकार के पावर दे दिए बैंकिंग सेक्टर से संबंधित। और आरबीआई 1949 में यदि पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वह हुआ 1949 में। और जैसे ही बेटा राष्ट्रीयकरण हुआ तो भारत का यह कौन सा बैंक बन गया, तो गवर्नमेंटल बैंक। यदि पूछा जाए कि भारत में कितने सरकारी बैंक हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक सरकारी बैंक है। और यह कब बना? 1949 में। इसलिए कई बार यह भी पूछा जाता है कि भारत में किसे सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक भारत में एक ही है, वह है आरबीआई। और इस कारण से यह भी पूछा जाता है किस बैंक को बैंकों का बैंकर भी कहते हैं, तो बैंकों का बैंकर जो कहते हैं वह भी किसे कहते हैं? बैंकों का बैंकर, मतलब सभी बैंक का पापा जी, कॉमन सी बात है। क्लियर है यहां तक? तो ये अब यहां से सवाल क्या पूछा जाता है, 49 में देशमुख जी चेंज हो रहे हैं गवर्नर के पद से, और नया जो बने हैं गवर्नर, उनका नाम है रामाराव या बेनेगल रामाराव, ठीक है? इनका जो कार्यकाल शुरू होता है वह 49 से होता है, और भाई कब तक चलता है? 57 तक चलता है। तो इनका कार्यकाल जो चलता है कब तक? 57। लगभग यदि देखा जाए 9, 6, 15, लगभग यदि मुख्य रूप से हम लोग देखें तो 7-8 साल के आसपास ये वर्क किए। तो इसलिए बेनेगल रामाराव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अभी तक सबसे लंबे टाइम तक, आजादी के बाद, भारत में आजादी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल गवर्नर के रूप में किसने संभाला, तो 49 से लेकर 57 तक किसने संभाला भाई? बेनेगल रामाराव, या राम जी के नाम से याद रखना भाई, हमें तो याद करने से मतलब है। इसके बाद देखते हैं क्या कंटेंट और है। अब सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो तो रामाराव का है, लेकिन यह भी तो बेटा पूछा जा सकता है कि सबसे अभी तक छोटा कार्यकाल किसका था, तो अमिताभ जो है, एक अमिताभ कांत भी है, वो अलग है, अमिताभ घोष जी का था 1985 के आसपास। ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन तक बने रहे, तो 20 दिन तक। क्लियर है? यदि आपसे पूछा जाए कि जो गवर्नर के रूप में क्या अभी तक कोई ऐसी गवर्नर हुई है जो फीमेल है, तो एक गवर्नर बनी है अरुंधति राय, ठीक है? तो यदि पूछ दिया जाए कि अभी तक आरबीआई के कितने फीमेल गवर्नर बनी हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरुंधति राय सिर्फ एक ही बनी है। अब प्रेजेंट टाइम की बेटा बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्लियर है? और शक्तिकांत दास जी के बारे में पूछा जाए कि यह कितने नंबर के गवर्नर है, तो आप क्या कहेंगे? 25 नंबर के गवर्नर है। हालांकि इनका कार्यकाल 2025 तक है, ठीक है? क्योंकि इनका कार्यकाल 2 स्टेप में बढ़ाया गया है। सन 2018 की हम बात करें तो सन 2018 में गवर्नर थे आर उर्जित पटेल। जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया, 3 वर्ष तक पहले अपॉइंट किया गया। तो 18 में बनना था भाई, 21 में क्या होता, हट जाता। लेकिन कोई ढंग के बंदा था नहीं, गवर्नमेंट फिर से इसे क्या कर दिया, इसी को आगे कर दिया। और इनका कार्यकाल अभी कब तक बना रहेगा, तो 2025 तक बना रहेगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद और आगे देखते हैं भाई क्या क्या। अब सवाल है भाई
आरबीआई का यदि हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? महाराष्ट्र का मुंबई। ये तो हो गया हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर के जो हेड होते हैं उसे गवर्नर कहते हैं। और जो शक्तिकांत दास जी हैं, गवर्नर के नीचे, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि गवर्नर के नीचे कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो देखो कितना लाइन खींचा हूं, 4, ठीक है। तो उप गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सभी गवर्नर का कार्यकाल, चाहे गवर्नर हो या डिप्टी गवर्नर हो, सभी का कार्यकाल जो पहले पूरा हो जाए, या तो 65 वर्ष या फिर कितना वर्ष? 5 वर्ष। क्लियर है? मान लो कोई बंदा गवर्नर बना 63 में, तो 63 में कितना जोड़ेंगे जो 65 होगा? 2। तो सिंपल सी बात, 2 वर्ष ही कार्य कर पाएंगे वो। तो जो पहले पूरा हो जाए, सभी का जनरली कार्यभार यही है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि भाई इनके कार्यालय कितने हैं? तो टोटल यदि कार्यालय की हम बात करें, कार्यालय इन द सेंस ब्रांच, शाखा, तो भारत में टोटल जो ब्रांच है आरबीआई के लेटेस्ट में कितने हैं? 31 है। क्लियर है यहां तक? कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है भाई कि आरबीआई किसके अंडर वर्क करता है? ठीक है, तो केंद्रीय शाखा है एक ब्रांच, या यूं कहो केंद्रीय। देखो रियल में मैं बात करूं तो आरबीआई 2 के अंदर काम करते हैं। एक तो केंद्रीय शाखा के अंदर काम करते हैं। एक तरह से केंद्रीय शाखा को अपने सेंस में क्या समझोगे? भारत सरकार। हालांकि आरबीआई एक स्वतंत्र निकाय है यदि पूछा जाए आपसे तो, ठीक है। लेकिन इन्हें जो है ना समय समय पे सपोर्ट एक और संस्था करते रहते हैं जिसका नाम क्या है? सेबी। सेबी पूर्ण रूप से देखा जाए तो भारत सरकार के अंडर में है। और सेबी की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1998। क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव बैंक में हो जाते हैं तो सेबी इसे कॉपरेट करते रहते हैं। जैसे एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाई स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन बना था, योजना आयोग, सभी को पता है। तो योजना आयोग का नया नाम तो नीति आयोग है, लेकिन पूछा जाता है कि योजना आयोग किसके अंडर वर्क करते थे? तो कंप्लीटली वहां योजना आयोग एनडीसी के अंडर करते थे। और ये कई बार सवाल पूछा गया है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो वैसे ही ये वर्क करते रहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसके अलावा क्या क्या भाई और क्या क्या चीजें बचा हुआ है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। मेन जो क्या है नहीं है, गवर्नर क्या है। अब ये करता क्या है, ध्यान रखना। तो आरबीआई के यदि हम लोग मुख्य रूप से देखा जाए तो आरबीआई के वर्क देखते हैं, तो वर्क में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई ही भारत का एकमात्र सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक हैं सभी को हम लोग वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ये जो एसबीआई है, एचडीएफसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंटल हो, अर्ध स्वायत्त, मतलब मेन काम आरबीआई। क्लियर है? तो नोट छापने का अधिकार यदि देखा जाए तो आरबीआई के पास है। और प्रेजेंट टाइम में 4 जगह नोट छपते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो पहला क्या है भाई? नासिक। नासिक कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। दूसरे इसके आसपास आओगे तो देवास एक प्लेस है, ये कहाँ पड़ेगा? एमपी। तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा है मैसूर, जो कहाँ पड़ेगा भाई? कर्नाटक। और चौथा है शालबोनी, यही है ना भाई? शालबोनी। और यह जो पड़ेगा वेस्ट बंगाल। तो रियल रूप से नोट छापने, जो नोट टकसाल वगैरह हैं, जो नोट छपते हैं रियल रूप से यही 4 जगह छपते हैं। अब बेटा इस चारों में पूछ दे सबसे पुराना कौन सा है?
तो सबसे पुराना जो हो जाएगा वो लास्ट वाला हो जाएगा। नोट छापने की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले कोलकाता से हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का पहले जो मेन जो एरिया था, कब्जे वाला जो मेन एरिया था जिसको अपने अंडर लिए थे, वो क्या था? यही शालमोनी। नया हालांकि बन रहा है जैसे नोएडा, आने वाले समय में और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा टक्सटाइल सेंटर बनेंगे, तो ये सब चीज़ बनते रहते हैं। अब इसके बाद और देखते हैं क्या क्या और फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है। आरबीआई की यदि मुख्य रूप से हम लोग बात करें तो आरबीआई अभी तक यदि रियल रूप से देखा जाए तो यहां से सवाल पूछा जाता है कि आरबीआई नोटबंदी अभी तक आजादी के बाद रियल रूप से कितने बार किया। तो रियल रूप से हम लोग देखें आरबीआई कितने बार किया है, तो 3 बार, और आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। एक यदि देखा जाए तो एक किया है 78 में, ये कई बार आपके एग्जाम में मैं देखा हूं डेट पूछा गया, फैक्चुअल डेट सीधा। दूसरा कब हो गया? 8 नवंबर 2016, और तीसरे की यदि बात करें तो क्या हो गया? 2023, 30 सितंबर के आसपास, 30 सितंबर 2023। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें उस समय यदि देखा जाए तो 5000 के भी नोट होते थे। बेचारे गरीब लोग 5000 के नोट कहाँ से यूज कर पाएंगे, है ना? 5000 और क्या होते थे? 10,000 और फिर 1000, यही था ना भाई। तो ये तीनों नोट जनरली देखा जाए, मतलब कुल मिलाकर के यह होता है कि मार्केट में नोट देखो चेंज इसलिए होता है कि जिससे ब्लैक मार्केटिंग रुक जाए। सिंपल सी बात। क्वेश्चन यहां से ज्यादा, यहां से ये नहीं पूछेगा कौन कौन से बंद हुए, सीधा सा दे देगा इनमें से किस वर्ष नोटबंदी नहीं हुआ। 3 वर्ष आपको याद रखना है, या दे देगा 2016 में किस तारीख को नोटबंदी हुआ था। बहुतों बार ये सवाल पूछा गया है। तो 8 नवंबर, क्लियर है? यहां से जरूर आप याद रखना कि नोट बड़े पैमाने पे यहां पे नोटों का चेंज हो रहा है। यहां पे यदि देखा जाए तो कंप्लीट रूप से हम बात करें तो 1000 के जो नोट थे वो छपना बंद हो गया, क्लियर है? और 1000 नोट के जगह पे एक नया नोट, हालांकि सभी नोट आया, 500 के पहले भी थे, 500 नए रूप में आए ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, लेकिन यहां पे एक नया नोट देखने को मिला जो था 2000 के नोट, क्लियर है? हालांकि 2000 के नोट को फिर से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट इन द सेंस आरबीआई के द्वारा 2023 में बंद कर दिया गया। हम लोग, आप लोग कहते हैं नोट बंद कर दिया, देश ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आरबीआई के पास ध्यान रखना हर चीज का हिसाब किताब होता है। कितना नोट एक साल में छापता है, अनलिमिटेड नहीं छाप सकता, उसके ऊपर भी दबाव है, वर्ल्ड बैंक का दबाव होता है, तो उतना ही नोट छाप सकता है जितना नीड हो। अब मान लो मार्केट में 80% रुपया दिखाई दे, 20% ना दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है? 20% जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो दबा लिए। यही तो ब्लैक मार्केटिंग है। और इसी को चेंज करने के लिए बार बार वो क्या करते रहते हैं? नोट चेंज करते रहते हैं। अब यहां से और क्या नोट से सवाल आता है? सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, आज के डेट में देखिएगा डिजाइन, ये पहले होता था ऐसे आता था रुपया, ठीक है, उसके बाद ऐसे भी हुआ, लेकिन आज के डेट में लेटेस्ट में देखिएगा तो ये है भाई लोगो, नोट के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है। अब यहां से ये पूछा जाता है, गौर से इसे देखो, ये ऐसे होता है। इसको जो है मुख्य रूप से एक इंजीनियर जिसका नाम था उदय कुमार, उदय सिंह भी कहते हैं, महाराष्ट्र का, इन्होंने ये थॉट दिया था। क्योंकि गवर्नमेंट जो आरबीआई एक सलाह, आज के डेट में गवर्नमेंट कई बार सलाह लेते हैं, हम पब्लिक बताओ भाई कैसा देश चलना चाहिए, क्या कंडीशन, वैसे आरबीआई सलाह मांगा था। और एक बालक जो इंजीनियर क्षेत्र से महाराष्ट्र का था, उदय कुमार, उन्होंने ये दिया था और सरकार को पसंद आ गया। यहां पे ये इंडिकेट करता है, ये आर अपने जगह पे है ही, ये दोनों जो बेटा है ये अर्थव्यवस्था को बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बैलेंस है और कोई मैटर नहीं है। कंडीशन 1।
दूसरा आप देखिएगा आरबीआई का लोगो देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो लोगो है, लोगो में क्या होता है भाई, तो बाघ और ताड़ के पेड़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का पहचान है, जनरली यही चीज बातें किया गया है। अब और आगे देखते हैं क्या है। अब नोट के बारे में प्रॉपर बात करते हैं, लेटेस्ट जो प्रेजेंट टाइम में नोट है, जो पुराने गए सो गए। सबसे पहला सवाल है, मैं आपको बताया हूं नोट छापने का अधिकार इन्हीं के पास है, लेकिन सबसे पहला सवाल है 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, ठीक है। तो 1 रुपए के नोट पे ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे जो है ना यहां पे गलती करते हैं। बच्चे क्या ऑप्शन मार देता है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के अंदर वित्त सचिव होते हैं, ठीक है। और वित्त सचिव जो होते हैं वह आईएएस ऑफिसर, अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर, पढ़े लिखे समझदार होते हैं। तो यदि पूछा जाए आपसे कि 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, तो किसका होगा भाई, वित्त सचिव का। और प्रेजेंट टाइम में वित्त सचिव कौन है बताओ आप लोग, ठीक है। सीधा सा याद रखना, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर है, उससे याद रहेगा, है ना। इसके अलावा यदि देखा जाए जितने भी नोट हैं, और नोट की यदि बात करें 10 है, 20 है, क्या क्या है भाई, 50 है, फिर 100 है, फिर 200 है, थोड़ा ऊपर लिख दूं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। लेकिन 2000 के नोट तो 2000 के नोट 2023 में बंद हो गए, लेकिन फिर भी यहां से पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब यदि यहां पे मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए पूछा जाता है, अब ये मत बोलना गांधी जी का है कई लोग बोल देता है कि नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो, गांधी जी का सब है। गांधी जी पे देखा जाए तो किसी ऐसा नोट पे नहीं होगा कि बिना गांधी जी के दर्शन किए हुए कुछ हो जाए। अब यहां से बेटा इसके बैक साइड पूछा जाता है, एक साइड तो अच्छा यहीं पे क्लियर कर लो पहले। जितने भी नोट हैं जनरली देखा जाए 15 लैंग्वेज है। नोट को आप गिनेंगे गौर से तो उसमें 15 भाषा में ये मुद्रित होती है, वहां पे लिखा हुआ आप गिन सकते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना लैंग्वेज कौन कौन सा है, वो आप लोग खुद वहां पे चेक कर लेना। अब यहां से क्या क्या पूछा जाएगा कि बैक साइड किसका किसका पिक्चर है। तो सबसे पहले बड़े नोट का लो भाई, बंद हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा सन 2014 में कौन सा मिशन सक्सेसफुल किया गया, मंगलयान, मार्स मिशन। तो यदि पूछा जाए तो मार्स मिशन जो सक्सेस हुआ है किस नोट के पीछे था, अब तो है नहीं 2000 का, तो 2000 क्लियर है। इसका मामला तो खत्म हो गया भाई 2023 में। ये भी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं और गवर्नमेंट का मानना है बहुत जल्दी ये भी नोट बंद होंगे। बंद क्या होंगे, चेंज होंगे। ब्लैक मार्केटिंग रोकने का तरीका है। और ऐसे भी देखो वर्ल्ड डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड पे चल रहा है, तो लेन देन सब डिजिटलीकरण वो भी जरूरी है। 500 आप लोग जानते ही हैं, 500 पे किसका है, रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट दिल्ली का या फिर आगरा का, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया, मारूंगा रैप्टा खींच करके। अभी आगरा का बनवाया अकबर और दिल्ली का बनवाया नकली। उसके बाद 200 पे किसका है भाई, मुख्य रूप से देखा जाए 200 पे जो है सांची स्तूपा है। और स्तूप किसका प्रतीक होता है, बौद्ध धर्म का होता है। और ये जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और मुख्य रूप से बनाने वाला शासक कौन था, सम्राट अशोका। नेक्स्ट यदि बात करें 100 के नोट पे किसका है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यहां मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ये रानी की बाब जो है एक बाबड़ी है, बाबड़ी मतलब एक तरह से स्नान घर, कुआं टाइप का। ये गुजरात में है, ठीक है। लेकिन यहां से ये पूछा जाता है यूनेस्को में इसे किस वर्ष शामिल किया गया। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं,
और ये हमें जरूर बताना कि रानी की बाग जो साइट्स है वह तो इस नोट पे है, लेकिन इसे किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया यह हमें बता दीजिएगा। उसके बाद 50 के नोट पे किसका है भाई? हम्पी किसकी राजधानी? मारो। विजयनगर का ताकतवर शासक, हाँ KDR। अब हम्पी, यहाँ पे हम्पी टेम्पल नहीं है, हम्पी का एक मंदिर है जिसका नाम है रथ मंदिर, रथ के बने हुए हैं। उसके बाद ये हो गया अपना कौन सा केव है भाई? एलोरा की गुफा। एलोरा केव कहाँ है बताओ? महाराष्ट्र में। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा तीनों गुफा है और तीनों के तीनों कहाँ हैं? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। 20 के नोट पे एलोरा। और जो ये जो बचा है वो सूर्य का, कहाँ है सूर्य का मंदिर? उड़ीसा में। सूर्य का जो सन टेम्पल जो है कोणार्क मंदिर, ये जो है मुख्य रूप से उड़ीसा के किस शहर में स्थित है बताओ? है ना, पूरी कचौड़ी खाते हो उससे याद रखो। तो ये तो हो गया मेन जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा आरबीआई का वर्क क्या है? ध्यान से चीजों को सुनो। पहला आरबीआई का यदि हम वर्क की बात करें तो सबसे पहले क्या बताए? नोट छापने का अधिकार इसके पास है। कौन सा नोट छापेगा, कब छापना है, कितना छापना है, ये इनके ऊपर डिपेंडेड है। कंडीशन 1, भारत में यदि कोई बैंक खुल रहा है तो बिना आरबीआई के एक तरह से समझो ना ये बात, दादा समझते हो, दादा के बिना घर में कोई काम चलता है ना, तो लट से वो चलाते हैं, सिंपल सी बात, प्यार से नहीं मानोगे तो। सेम ऐसे ही है, आरबीआई है दादा, ठीक है। तो कोई भी बैंक कब खुलेगा, कितना उसको देना है, लेन देन कितना करना है। कोई भी बैंक सरकार से रुपया नहीं ले सकता है, कोई भी बैंक, ध्यान रखना, आरबीआई से ही लेगा। लेन देन इसका होते रहता है। वो आगे बताऊंगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी, जीएनपी भरे पड़े हैं वो चीजें। 2 चीज हो गया। वर्ल्ड की जो करेंसी है, कोई विदेशी आया भाई, कुछ तो एक्सचेंज पहले करवा लिया, लेकिन डॉलर लेके आया, अब डॉलर चेंज कहाँ होगा? तो आरबीआई जगह जगह पे एसबीआई को ही पावर दे देंगे भाई। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं देंगे। अब इस एरिया में मान लो कोई फॉरेनर आया, अब वो मुंबई तो नहीं जाएगा ना चेंज कराने। तो नोट छापने का अधिकार, नोट को समाप्त करने का अधिकार, किसी बैंक को खोलने का अधिकार, किसी बैंक को जब्त करने का अधिकार, ठीक है। फॉरेनर जो करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा है, और या यहां से विदेश में जो मुद्रा है, सब ये क्या करते रहते हैं? एक्सचेंज करते रहते हैं। कुल मिला के यदि हम लोग बात करें तो जितने तरह के काम होते हैं बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, समय समय पे सब कुछ जारी करते रहते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग रोकने का भी काम, रुपया बढ़ाना है मार्केट में तो उनके पास भी तरीके हैं। तो कुल मिलाकर के आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और सभी काम इसके जरिए ये सही तरीके से संचालित करते रहते हैं। कोई सवाल है तो पूछो। नहीं, इंपीरियल बैंक जो है वो बाद में बनेगा एसबीआई। हाँ, 1955 से पहले 1921 में था वो। जब बैंकों का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये तो हम लोग सिर्फ पढ़े हैं आरबीआई का फंक्शन। आरबीआई हालांकि खत्म अभी नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे हैं, रेपो रेट, रिवर्स, बहुत सारे टैक्सेस। और कोई सवाल है? जल्दी पूछो। नोट के पीछे पिक्चर होती है, इस पर किस चीज की पिक्चर होगी, वो आरबीआई निर्धारित करता है या जनरली देखो, मैं कॉमन सी बात कहा हूँ कि जब साइन होता है गवर्नर का, है ना, तो रियल वे में देखा जाए तो आरबीआई ही निर्धारित करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का, है ना, हाथ होता ही। अब मान लो स्टेट में कोई काम होगा, कोई भी काम हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता ही रहता है बैंक के अलावा। तो ये कंडीशन, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई उसका, वो एक स्वतंत्र निकाय है, सिंपल सी बात है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो डायरेक्ट देंगे कि आरबीआई निर्धारित करता है, हम वहाँ किसी को नहीं फंसा सकते। एक और तुम लोग इसका फुल फॉर्म हमें जरूर बताना, ठीक है।
वो तो भाई जो भी है वो आप लोग हमें बताते रहिए। और कोई सवाल है तो बताओ फटाक से। तो आरबीआई हमारा हो गया।